हम जो है कल जहाँ तक पढ़े थे वहाँ से आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल हम ध्वनि के संचरण के बारे में पढ़े थे, ध्वनि के संचरण के माध्यम के संबंध में पढ़े थे। तो हम देखे थे कि ध्वनि का संचरण जो है तीनों माध्यमों में होता है, माने ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी। इन तीनों माध्यमों से ध्वनि का संचरण होता है। और हमने यह भी देखा जहाँ पर निर्वात रहता है, कोई माध्यम नहीं होता है, जैसे चांद पर, है ना। तो चांद पर जो अंतरिक्ष यात्री पहुँचे थे वो लोग रेडियो तरंगों के माध्यम से बातचीत करते थे, ये भी हम लोग जाने। अब हम देखेंगे ध्वनि कैसे सुनते हैं। ध्वनि किसी माध्यम से संचरित होकर हमारे कानों तक पहुँचती है ना। ध्वनि जो है किसी न किसी माध्यम से संचरित होकर के हमारे कान तक पहुँचती है। कानों से यह ध्वनि संकेत के रूप में मस्तिष्क तक पहुँचती है और तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। जब कान में ध्वनि जो है संकेत के रूप में पहुँचता है और वही संकेत मस्तिष्क में पहुँचती है, तब हम ध्वनि को सुन पाते हैं या सुनने का आभास हमको होता है। ठीक है। मनुष्य का कान 3 प्रमुख अंगों से बना होता है, जैसे देखिए बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए बाह्य कर्ण लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बाहर से देखते हैं वो हमारा बाह्य कर्ण होता है। उसके अंदर जो है मध्य कर्ण होता है ना। यहाँ पर कर्णपट होता है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं बाहर से, है ना। जब हम कान को किसी के खोल करके देखते हैं तो ये कर्णपट जो है हमको दिखाई देता है ना, जिसको हम लोग अपने बोली में पर्दा बोल देते हैं। उसके बाद जो है उधर का भाग अंतःकर्ण मध्य कर्ण कहलाता है और मध्य कर्ण के उस तरफ अंतःकर्ण होती है। बाहर से आने वाली आवाज़ बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण और फिर मध्य कर्ण में पहुंचती है, और फिर मध्य कर्ण में स्थित जो कर्णपट होता है उसको कंपन अंतःकर्ण में संचरित होते हैं, है ना। मध्य कर्ण में स्थित जो कर्णपट के कंपन, है ना, मध्य कर्ण में स्थित कर्णपट के कंपन जो है अंतःकर्ण में संचरित होते हैं। अतः कर्ण में स्थित श्रवण तंत्रिका इन कंपनों को संकेत के रूप में मस्तिष्क तक भेजती है, उनको संकेत के रूप में मस्तिष्क तक भेज देती है। कान बहुत ही संवेदनशील अंग है ना। थोड़ा सा भी अगर कुछ हो जाता है तो हम बहरा हो सकते हैं, हमको सुनाई नहीं दे सकती, और कभी कभी जो है कम सुनाई देती है, कभी कभी पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देती है ना। हमें इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए, हमको इसकी उचित देखभाल भी करनी चाहिए। हमें कान के अंदर ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं डालनी चाहिए जो कर्णपट, ये जो लिखा है मध्य कर्ण में जो कर्णपट होता है उसको क्षति पहुंचाए। अगर ये हमारा कर्णपट या डैमेज हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हम किसी भी आवाज़ को सुनने योग्य नहीं सुन पाएंगे। कर्णपट की क्षति से व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। ठीक है। अब हम चलते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य मतलब सुनने योग्य ध्वनि और अश्रव्य मतलब नहीं सुनने योग्य ध्वनि। तो हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु का कंपन करना बहुत आवश्यक है। अगर वस्तु जो है कंपन नहीं करेगा तो ध्वनि वहाँ से निकलेगी नहीं, है ना। क्या सभी कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, है ना। क्या सभी कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसका उत्तर जो है हमको अभी जानना है। क्या हम सभी ध्वनियाँ सुन सकते हैं, इसका भी उत्तर हमको जानना है। क्या हम सभी ध्वनियाँ सुन सकते हैं या कुछ ध्वनियों को नहीं सुन सकते, और नहीं सुन सकते तो किस प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकते, और सुन सकते हैं तो किस किस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं। आइए देखें, यहाँ पर देखें, अपने हाथों को जितनी तेज़ी से संभव हो आगे पीछे चलाइए। आगे पीछे जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं तो आगे पीछे होता है, उसी प्रकार से आगे पीछे चलाएंगे। इसमें कोई आवाज़ सुनाई दिया, इसको अभी अनुभव करना है। आप अपने हाथ को 1 सेकंड में 5 या 6 बार से अधिक नहीं चला सकते। अगर बहुत ही तीव्र गति से चलाएंगे तो 1 सेकंड में 5 से 6 बार, उससे ज़्यादा तीव्र गति से हम लोग नहीं चला सकते। इससे उत्पन्न ध्वनि आप नहीं सुन सकते। 1 सेकंड में जैसे मान लीजिए 4 से 5 बार अगर हम लोग हिलाते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि को हम नहीं सुन सकते।
कुछ तंतु 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। 20,000 कंपन प्रति सेकंड, एक सेकंड में 20,000 कंपन प्रति सेकंड, है ना। एक सेकंड में 20,000 कंपन से अधिक की आवृत्तियों को भी कुछ जंतु जो है सुन लेते हैं। हमारे कान सिर्फ उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज के बीच हो, है ना। 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड के मध्य जो ध्वनि होगा उसी को हम लोग सुन पाएंगे, और उससे कम या उससे ज़्यादा को नहीं सुन सकते, है ना। तो सुनी जा सकने वाली इन आवृत्तियों को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो ध्वनि, जिस ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं उस ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब वह ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की हो, है ना, अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 कंपन प्रति सेकंड से कम, है ना, मतलब 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब 19, 15, 10, 8 भी हो सकता है ना। जबकि 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार के ध्वनि जाने, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि क्या है? सुनने योग्य ध्वनि है, जो 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के मध्य होती हैं। और अश्रव्य ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि होती है। और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, कुत्ता 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति सुन सकता है। इसीलिए एक कहावत है, मुझे ठीक ठाक तो मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा बोलते हैं कि कुत्ते का कान हमेशा खड़ा रहता है। रात के समय भी अगर कुत्ता जो है कहीं पर सोए रहेगा, थोड़ा सा भी आवाज़ आएगा तो सट से वह सुन लेता है। तो वह इतना देख लीजिए, 40,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि की आवृत्ति को जो है वह आवृत्ति की ध्वनि को वह सुन सकता है। जबकि चमगादड़ और इससे और ज़्यादा है, 70,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति सुन सकता है तथा उत्पन्न भी कर सकता है। अब देखते हैं पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है ना। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातुओं के भीतर की बारीक दरारों का पता लगाने, धातुओं के भीतर अंदर में जो बारीक दरारें होती हैं उनको पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने, मस्तिष्क बिना काटे फाड़े, बिना चीरा लगाए मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर मतलब गांठ को पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। गठिया के दर्द को दूर करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग। आजकल बहुतायत में गठिया का शिकायत आता है। गठिया मतलब हड्डियों के जोड़ में दर्द उत्पन्न होता है, हड्डियों के जोड़ में दर्द होता है, उसको गठिया, जिसको बात के नाम से जाना जाता है ना, गठिया का दर्द इसको कहते हैं। उसको भी दूर करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद के इलाज में, मोतियाबिंद कहाँ होती है? आँख में, है ना। आँख में जाला पड़ जाता है, जिससे का कारण माने आँख ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। तो इसके इलाज में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। गुर्दे की पथरी को समाप्त करने में, है ना, गुर्दा जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसमें अगर मान लीजिए पथरी है तो उसको भी समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। जब हम किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुंह करके या पहाड़ी पर जोर से आवाज़ देते हैं, तब कुछ समय पश्चात हमें वही आवाज़ सुनाई देती है ना। यदि हम लोग कुआं के पास चले जाते हैं, वहाँ जोर से चिल्लाते हैं, तो वह इक्को जैसे बार बार उसको दोहराता है। उसी प्रकार किसी पहाड़ में चले जाते हैं, वहाँ पर जोर से चिल्लाते हैं तो बार बार इक्को जैसे होता है, मानो कुएं या पहाड़ी से कोई उसे दोहरा रहा हो। इस प्रकार से हमको महसूस होता है। हम जो चिल्लाते हैं वैसे ही ध्वनि उधर से फिर से आती है ना। तो ध्वनि का इस प्रकार किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का सिद्धांत तो कक्षा 7 में भी आप लोग पढ़े हो, प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो परावर्तन में क्या होता है? वह किसी सतह से टकराकर पुनः वापस आते हैं, उसको परावर्तन कहते हैं। तो ध्वनि भी किसी सतह से टकरा करके वापस लौटती है या परावर्तन करता है। और परावर्तित ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। ये परावर्तित जो ध्वनि होती है यही प्रतिध्वनि कहलाती है। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप है। 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 1 मीटर लंबी की 2 नलियाँ
लंबाई की 2 नलियाँ, घड़ी, समतल तख्ता, है ना। एक टेबल पर समतल तख्ते को सीधा खड़ा कीजिए, जैसे ये देखिए, है ना, ये समतल तख्ता है, ये टेबल है, टेबल, और उसमें एक तख्ता को सीधा खड़ा कर दिया गया है। नली के दूसरे सिरे पर एक टिक टिक घड़ी रखिए, ये एक नली है, ये भी एक नली है ना। यहाँ पर एक तख्ता लगा हुआ है, ये टेबल है, ये बीचों बीच तख्ता है, इधर की ध्वनि को इधर, मतलब ये दोनों, है ना, इधर से ध्वनि सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है, उसको सुनने के लिए इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर एक घड़ी को टिक टिक करती हुई रख दिया गया है इस नली में, है ना। अब दूसरी नली को क्यू और आर दिशा के आसपास इस प्रकार घुमाइए कि घड़ी की आवाज़ परावर्तित होकर स्पष्ट सुनाई दे। ये घड़ी की आवाज़ जो है जाकर के यहाँ टकराएगी टेबल में, टेबल से टकरा करके इस नली में आएगी तो यहाँ पर सुनाई देगा। इस प्रयोग को करने से पूर्व दोनों नलियों के बीच एक तख्ता अवश्य रखा जाए, यहाँ पर एक तख्ता को अवश्य रख दिया जाए, जिससे घड़ी की आवाज़ पी सीधे आर तक ना पहुँचे, है ना। इसलिए तख्ता को रखेंगे कि यहाँ की आवाज़ जो है यहाँ सीधा ना पहुँचे, ठीक है। अब इस प्रयोग को करने के ना पहुँचे, घड़ी की आवाज़ जब स्पष्टतम हो तब आप देखेंगे कि कोण PQN, यहाँ पर P, यहाँ पर O है ना, ये Q लिखा हुआ है लेकिन ये O है, PON बराबर होता है कोण RON के, है ना। ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना ही होगा, ठीक है। कोण PON बराबर होता है कोण RON के, है ना। या यूँ कहें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। यदि परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत से 17 मीटर या अधिक दूर स्थित हो तो परावर्तित ध्वनि को मूल ध्वनि से अलग सुना जा सकता है। अगर वह 17 मीटर दूर हो तब ध्वनि स्रोत जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है वहाँ से वह 17 मीटर दूर हो तो उस प्रकार के ध्वनि को आसानी से मूल ध्वनि से अलग सुना जा सकता है। विभिन्न पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन समान रूप से नहीं होता। धातु की चादर और प्लाईवुड ध्वनि के अच्छे परावर्तक हैं। जैसे धातु की चादर है ना, जैसे लोहे का चादर है, और प्लाईवुड अक्सर जो है इसका उपयोग हम लोग पलंग वलंग बनवाने में इसका किया करते हैं, तो ये अच्छे परावर्तक माने जाते हैं। कपड़े तथा सरंध्र पदार्थ जैसे कार्क, थर्मोकोल आदि ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं हैं, ये उसको सोखने का काम करते हैं। सिनेमा हॉल की छतों, फर्शों और दीवारों पर ध्वनि के अच्छे अवशोषक लगे रहते हैं। आप कभी भी रायगढ़ गोपी टाकीज देखने चले जाएंगे, वहाँ सिनेमा चलते रहता है लेकिन आवाज़ जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है, तो वहाँ की छतों पर, दीवारों पर इस प्रकार से लगाया गया है ताकि उस ध्वनि को अवशोषित कर ले, और अंदर में ध्वनि गूंजते रहता है लेकिन बाहर नहीं निकलती है ना। इससे ध्वनि का परावर्तन नहीं होता तथा प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं देती, ठीक है। मनुष्य के कान दो ध्वनियों को केवल तभी अलग अलग और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं जबकि दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकंड का समय अंतराल हो, है ना। दो ध्वनियों के मध्य जो है 1/10 सेकंड का समय अंतराल होगा, तभी दो ध्वनियों को हमारी कान स्पष्ट रूप से सुन पाएगी, अन्यथा नहीं सुन पाएगी। वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है ना। वायु में ध्वनि की चाल जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में भी, ताप पर भी निर्भर करता है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 340 मीटर प्रति सेकंड है। अब 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। तो यहाँ पर 340 गुणित 1/10 आ गया 34 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार से दूरी उसका निकाल सकते हैं। अतः मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि दोनों को अलग अलग स्पष्ट सुनना तभी संभव है जब हम परावर्तक सतह से 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर हों। 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर रहेंगे तभी उस ध्वनि को स्पष्ट रूप से हम सुन सकते हैं। ध्वनि परावर्तन का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में भी किया जाता है ना। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि परावर्तन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए ध्वनि संकेत समुद्र में भेजा जाता है ना। ध्वनि संकेत के महासागर के तल तक जाने तथा वापस आने में लगे समय के द्वारा उसकी गहराई ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब ध्वनि की चाल हम लोग अगले पीरियड में पढ़ेंगे। अब यहीं तक आज का सेशन ख़त्म करते हैं। चलो ठीक।